आज हम लोग दी वॉचमैन सीरीज का अगला सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। आया तो पहली ही बार हूं, प्रत्यक्षतः वह बोला, लेकिन इस तरह बच्चों जैसी उछल कूद करना मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है कि न हो, मगर गुलमर्ग पहुंचकर तुम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाओगे। हालांकि रास्ते भर तुम्हें वैसा ही नजारा दिखाई देने वाला है, मगर गुलमर्ग की तो बात ही कुछ और है। यूं लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। प्रकृति की छटा देखते बनती है। ठीक तभी उनकी टैक्सी गाड़ियों की एक लंबी कतार के पीछे जाकर खड्डी हो गई। जाम क्यों लगा है? पार्थ पूछे बिना नहीं रह सका। आइडेंटिटी चेक की जा रही है। एयरपोर्ट से आ रहे आदमी के पास क्या पहचान पत्र भी नहीं होगा? बेशक होगा, मगर इसकी क्या गारंटी कि तुम कहीं बाहर से ही आ रहे हो? यह भी ठीक कहा। फिर इधर के जैसे हालात हैं, उनके मद्देनजर प्रशासन अगर चौकसी न बरते तो जो कुछ ना हो जाए वही कम होगा। पार्थ ने हौले से सहमति में सिर हिला दिया। वहां से फारिग होने में 15 मिनट लग गए। उनकी टैक्सी जब बैरियर के पास पहुंची तो दोनों से उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया, जो कि पार्थ मलिक के कहने पर पहले ही पर्स से निकाल चुका था। वहां खड़े सुरक्षा बल के जवान ने एक नजर टैक्सी के भीतर डाली, फिर उनका आई कार्ड चेक करने के बाद टैक्सी को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। तो तुम कारगिल युद्ध के सैनिक हो? पार्थ ने पूछा। हाँ, उन दिनों में 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में द्रास सेक्टर में बतौर हवलदार तैनात था और अभी 6 महीने पहले ही मेरी बहाली होकर हटी थी। तब तोलोलिंग की पहाड़ियों पर हमारी रेजिमेंट ने दुश्मन को कड्डी टक्कर दी थी। तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने अकेले दुश्मन के 8 आदमियों को मार गिराया था। मई 99 में युद्ध शुरू हुआ था, उसके करीब 2 हफ्तों बाद की घटना है। दुश्मन की चलाई एक गोली मेरे दाएं कंधे की हड्डी को तोड़ती निकल गई थी। उसके बाद मैं काफी दिनों तक अस्पताल में रहा। फिर वहां से छुट्टी हुई तो पता लगा कि मुझे सेवा मुक्त कर दिया गया है। हाँ, इतनी दयानतदारी जरूर दिखाई कि मुझे ऑनररी कैप्टन की उपाधि से नवाज दिया। बाद में वीरता पुरस्कार भी मिला था, जो कि मैंने दिल्ली जाकर हासिल किया था। कभी मेरे घर आना दिखाऊंगा तुम्हें। गुलमर्ग के ही रहने वाले हो? नहीं रहने वाला तो मैं श्रीनगर का ही हूं, मगर हादसे के बाद गुलमर्ग में एक छोटा सा मकान खरीद लिया और वहीं बस गया। कोई काम धंधा नहीं करते? आजकल नहीं करता। जब करते थे तो क्या करते थे? यह बारामूला श्रीनगर हाईवे है। मलिक उसके सवाल को अनसुना करता हुआ बोला। हर वक्त खाली मिलता है। देखना, 1 घंटे में हम गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। तुमने बताया नहीं? वही जो मुझे जैसे लोग करते हैं। एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जिसे 20 दिन पहले ही छोड़ दिया। दिल्ली कैसे पहुंच गए? बहन रहती है, उसी से मिलने गया था। 10 दिनों से उधर ही था। कोफ्त सी होने लगी वहां की भीड़ भाड्डा और शोरगुल देखकर। कुछ दिन और रहता तो हॉस्पिटल केस बन जाता। कभी मुंबई गए हो? ना, कभी नहीं। गए होते तो दिल्ली तुम्हें स्वर्ग दिखाई देती। वहां के शोर शराबे का एहसास तक नहीं होता। तुम कहते हो तो जरूर ऐसा ही होगा, मगर मुझे यही लगा था कि गुलमर्ग से दिल्ली पहुंचा कोई शख्स वहां की आबो हवा में 1 महीना भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तुम्हें यह बात बुरी लग सकती है, मगर सच्चाई यही है। क्यों भाई? दिल्ली क्या मेरे बाप की बपौती है जो तुम्हारी बात मुझे बुरी लगेगी? फिर भी लगती है। अभी तुमने इधर की बुराई की होती तो मुझे भी वैसा ही कुछ महसूस होता। फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे? अब कोई नहीं, अकेला हूं। पहले कौन होता था? माँ बाप और बहन। बहन की शादी हो गई। उसका पति दिल्ली पुलिस में है, इसलिए वह वहीं जा बसी और माँ बाप 10 साल पहले दूसरी दुनिया के निवासी बन गए। बहन हॉस्पिटल केस नहीं बनी, बहनोई नहीं बना। आखिर वह दोनों भी तो इधर से ही वहां गए होंगे। मैं जानता हूं तुम तंज कस रहे हो, मगर शुरू में बहन का भी वहां बहुत बुरा हाल था। बहनोई के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि शादी से कई साल पहले ही वह वहां शिफ्ट हो चुका था। तुमने शादी नहीं की? नहीं ही की समझ लो। जिससे करना चाहता था वह किसी और की हो गई। तब उसे दिखाने के लिए, बल्कि कुर्हाने के लिए, जीवन भर शादी न करने का फैसला कर लिया। जब तक ये अकलाई कि मेरी कुर्बानी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तब तक दिल के अरमान मर चुके थे। सुनकर पार्थ हौले से हंस दिया। अभी भी कर सकते हो? फिर 42 के तो कहीं से नहीं लगते तुम। नहीं भाई, अब मन नहीं है, कहकर उसने खिड़की से बाहर देखा। फिर बोला, यह श्रीनगर तेंग मार्ग है, इसी रास्ते पर आगे गुलमर्ग बसा हुआ है। पार्थ ने एक निगाह खिड़की के बाहर डाली।
सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ों पर बर्फ की चादर सी फैली दिखाई दे रही थी। अलबत्ता सड़क पर बर्फ के नजारे नहीं हो रहे थे। सुना है पाकिस्तान का बॉर्डर इधर से काफी करीब है। बहुत करीब तो नहीं है, मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर तो होगा ही, मगर तुम्हारी दिल्ली के मुकाबले तो करीब ही कहा जाएगा। तभी तो साले आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। बॉर्डर दूर होता तो कैसे संभव था? कारगिल के युद्ध में भी तो आखिरकार उन लोगों ने इसी का फायदा उठाया था। पहाड़ों से हमारी फौजें सर्दियों में नीचे उतर आती थीं, बस उन्हें मौका मिल गया। लेकिन कुछ भी हो, उनके सिपाहियों की बहादुरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतनी ऊंचाई पर खून को जमा देने वाली सर्दी में जाकर अपनी चौकी बना लेना क्या कोई हंसी खेल था? सच पूछो तो बोफोर्स तोपों और वायुसेना के MiG-47 तथा MiG-28 ने उस युद्ध को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके बिना हम कारगिल पर कब्जा भले ही हासिल कर लेते, मगर तब हमारे कहीं ज्यादा जवान शहीद हुए होते और वक्त भी ज्यादा लगा होता। क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठे थे, हम नीचे से उनको निशाना बना नहीं सकते थे और ऊपर पहुंच पाने से पहले ही वह हमें ढेर कर देता। यूं वह सिलसिला सालों साल भी चलता रह सकता था। फिर एक बार सर्दियों का मौसम गुजर जाता तो उनके लिए अपनी तादाद बढ़ा लेना क्या मुश्किल काम होता। हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। हालांकि मुझे कारगिल युद्ध की कोई खास जानकारी नहीं है, मगर अखबारों और किताबों में पढ़कर जो जाना, उससे तो यही लगता है कि बेफोर्स तोपें और MiG-27-28 नहीं होते हमारे पास तो दुश्मन से पार पाना आसान नहीं होता। और मैं क्या कह रहा हूं, मलिक बोला। सच पूछो तो कारगिल के युद्ध ने हमें बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास कराया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कभी किसी दूसरे से उम्मीद मत रखो। खुद को इतना ताकतवर बना लो कि कभी किसी से मदद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। देखा नहीं अमेरिका ने उस वक्त कैसे ठेंगा दिखाया था, जबकि हमें पूरी उम्मीद थी कि वह मध्यस्थता जरूर करेगा। किया तो था भाई। मैंने कहीं पढ़ा था कि नवाज शरीफ को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जमकर लताड़ा था। सब नौटंकी थी। वही सही, मैं इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता। मत ही करो, बल्कि इसके अलावा भी एक सच सुनो। हमारी फौज की हालत उस वक्त दिशा भटक चुके राहगीर की तरह थी। किसी के, यहां तक कि बड्ढे अफसरान की समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे करें। दुश्मन लेह राजमार्ग पर यूं घात लगाए बैठा था कि उधर से जो भी गुजरता उसका मारा जाना तय था। हमारा गोला बारूद का भंडार तक कमीनों ने नष्ट कर दिया था। वह तो तोलोलिंग विजय ने हमारे हौसलों को पंख लगा दिए, वरना तो हम बस सोचते ही रह जाते कि क्या करना है और कैसे करना है। एक्सपर्ट राय ये थी कि पहाड़ों पर बैठे उन कमीनों में से एक आदमी को मारने के लिए 27 लोगों की जरूरत थी। उस हिसाब से वहां तैनात हमारी फौज के लोग नाकाफी थे। ये तो हमारी सेना का जिगरा था, देशभक्ति थी, जुनून था, जिसने हमें पीछे नहीं हटने दिया और आखिरकार सैकड़ों जवानों को खो चुकने के बाद हमने विजय हासिल कर ली। मगर हद है कमीनगी की कि हमारे अपने ही लोगों ने शहीद हुए जवानों के ताबूतों के क्रय में भी घोटाले की गुंजाइश निकाल ली। कहकर उसने लंबी आह भरी। भाई, इस मामले में तो हम लोग हमेशा से आगे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि जब युद्ध हो रहा था तो क्या कभी ऐसा वक्त भी आया जब दोनों तरफ के फौजी एकदम आमने सामने आ खड़े हुए हों? तोलोलिंग में तो बहुत बार ऐसा हुआ था। हम उनको गालियां बकते थे, वे लोग हमको गालियां देते थे और दोनों तरफ की आवाजें साफ सुनाई देती थीं। ऊपर से सर्दी का इतना बुरा हाल कि पूछो मत। लेकिन हम फौजी लोग भी बड्ढे अड्डियल किस्म के होते हैं। एक बार जब सटक जाती है तो फिर सामने वाले को जमीन दोज किए बिना नहीं रहते। कारगिल विजय के बाद अगर सरकार ने हमें आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया होता तो उस वक्त सेना इतनी जोश में थी कि नियंत्रण रेखा पार करके उन्हें ठोकने से भी बाज नहीं आती, बल्कि उधर की उनकी चौकियों पर भी बड्ढी आसानी से कब्जा किया जा सकता था। आखिर में तो स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि वह कमीने हमारे आगे आगे भाग रहे थे और हम उन्हें ललकारते हुए उनके पीछे दौड़ रहे थे। तभी टैक्सी ने हाईवे छोड़कर लेफ्ट टर्न लिया। बस 12 किलोमीटर और उसके बाद हम गुलमर्ग में होंगे। मलिक बोला, मेरा नंबर ले लो, कोई जरूरत महसूस हो तो निसंकोच याद करना, या अकेले कहीं घूमने जाने में बोरियत महसूस हो तो बोलना, मैं तुम्हारे साथ हो लूंगा। जरूर, कहकर पार्थ ने बेमन से ही उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया।
12:30 बजे टैक्सी उसे गुलमर्ग के दक्षिणी हिस्से में स्थित संजीवनी रिजॉर्ट उतारकर वापस लौट गई। मलिक 10 मिनट पहले रास्ते में ही अपने घर के सामने टैक्सी से उतर गया था। उसने आधा किराया पार्थ को देने की कोशिश की तो उसने साफ मना कर दिया। टैक्सी से नीचे उतरते ही उसके दांत किटकिटाने लगे थे। ऐसे में कॉटेज में पहुंचे बिना चैन नहीं मिलने वाला था और उसके लिए रिसेप्शन का फेरा लगाना जरूरी था। रिजॉर्ट क्या था, जैसे खूब बर्थडे पार्क में कुछ झोपड्डे बना दिए गए हों। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैला संजीवनी रिजॉर्ट सामने से एकदम खुला हुआ था। दूर आसमान में सिर उठाए खड्डे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। साथ ही हर तरफ दूर दूर तक फैले चिनार के पेड़, जो कि पूरे कश्मीर के इतिहास से वाकिफ थे, जिनमें से बहुतों की उम्र 300-700 साल तक हो चुकी थी। बर्फ का कंबल ओढ़े से प्रतीत हो रहे थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने क्रिसमस ट्री को रुई के फाहों से सजा सा दिया हो। विशाल लॉन में हर तरफ तरह तरह के फूलों के पौधे दिखाई दे रहे थे और फूलों के 2-2 बड्ढे गमले हर कॉटेज के गेट पर दोनों तरफ रखे हुए थे। सामने खूब बड्ढा रिसेप्शन था, जिसके बाहर शीशे का गेट लगा हुआ था। बैग को पहियों के जरिए घसीटता हुआ वह भीतर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने अपना परिचय दिया तो उससे आधार कार्ड लेकर रजिस्टर की खानापूर्ति के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बेल बॉय के हवाले कर दिया। 2 मिनट तक खुले में चलने के बाद बेल बॉय उसे 12 नंबर के कॉटेज में छोड़ डचकर वापस लौट गया। भीतर घुसने से पहले पार्थ ने यह खास बात नोट की थी कि रिजॉर्ट के पूरे एरिया में पक्की बाउंड्री तो छोड़ दिए कोई फेंसिंग तक नहीं खींची गई थी। पता नहीं वैसा कॉस्ट सेविंग के कारण था या फिर रिजॉर्ट के विशाल दायरे की वजह से। बरबस ही असुरक्षा का भाव उसके मन में सिर उठाता चला गया। गुलमर्ग कश्मीर का बहुत शांत इलाका था और काफी सुरक्षित भी समझा जाता था। फिर भी रिजॉर्ट का यूं खुले प्लेटफॉर्म की तरह बना होना उसकी समझ से बाहर की बात था। यहां तक कि रिसेप्शन के बाहर खड़ी DDHA गार्ड को नजरअंदाज कर देता तो वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं दे रहा था। कॉटेज में पहुंचकर सबसे पहले उसने सूटकेस को अनपैक किया और उसमें से एक पुलोवर तथा जैकेट निकालकर खुद को कंपकपाती ठंड से सुरक्षित कर लिया। तत्पश्चात अपने फेवरेट ब्रांड पार्लियामेंट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और कश लगाते हुए क्लाइंट को फोन करके अपने आगमन की सूचना दे दी, जिसके जवाब में उसने 4 बजे मिलने की बात कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पार्थ ने गड्ढी देखी तो पाया कि अभी 1 बजे थे। तब तक वह प्रकृति के नजारे कर सकता था, बर्फ की फुहारों का आनंद ले सकता था जो कि उसी वक्त पड़नी शुरू हुई थी, या फिर कमरे में बैठा टीवी देखता हुआ बोर हो सकता था। अपना अगला कदम निर्धारित करने से पहले उसने रूम सर्विस को फोन करके 1 कप कॉफी का ऑर्डर देने के साथ साथ आधा घंटा बाद के लिए लंच का ऑर्डर भी नोट करवा दिया। फिर बिस्तर पर अधलेटा होकर टीवी ऑन करने के बाद चैनल बदलने लगा। 10 मिनट बाद कॉफी हाजिर हो गई। उसने एक नया सिगरेट सुलगाया और कॉफी के साथ एक बार फिर सुट्टे लगाते हुए अपने भावी क्लाइंट के बारे में सोचने लगा, जिसका नाम उसे अनिल राजदान बताया गया था, जो कि श्रीनगर का रहने वाला था और किसी लोकल अखबार का मालिक था। ऐसे में कम हैरानी की बात नहीं थी कि मुलाकात के लिए उसने गुलमर्ग को चुना था। क्लाइंट के नाम और अखबार का मालिक होने के अलावा वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए केस के बारे में अंदाजा लगा पाना सहज नहीं था। मिलने वाले असाइनमेंट के बारे में सोचते सोचते बड्ढी शिद्दत से उसे इस बात का एहसास होने लगा कि दिल्ली से इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। लालच के हवाले होकर तो हरगिज भी नहीं। अनजान शहर में अनजान लोगों से मुलाकात और इन्वेस्टिगेशन क्या आसान बात थी। क्या किसी पंगे में पड़ने के बाद दिल्ली की तरह उसका आसानी से बच निकलना संभव हो पाता? उस बारे में वह जितना सोचता, केस से उसका मन उतना ही दूर होता चला जा रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि काम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हासिल कितना भी बड्ढा क्यों ना हो, वह साफ इनकार कर देगा, बल्कि अपनी उजरत ही इतनी ज्यादा मांग लेगा कि क्लाइंट चाहकर भी उसके लिए हामी नहीं भर पाए। यही सब सोचते हुए उसने 20 मिनट का वक्त गुजारा। तभी लंच सर्व कर दिया गया। अगले 15 मिनटों में उस अहम काम से फारिग होकर वह सोफे पर जा बैठा। बाहर हल्का स्नोफॉल जारी था, जिसकी वजह से कॉटेज से निकलने का उसका मन नहीं हो रहा था। आगे करीब 1.5-2 घंटे का वक्त उसने टीवी देखते हुए गुजारा,
फिर उठकर खिड़की से बाहर का नजारा किया तो पाया कि बर्फ पद्दनी बंद हो गई थी। तब बैग से निकालकर उसने एक ऊनी टोपी सिर पर चढ़ाई और गले को मफलर से सुरक्षित करने के बाद गेट को ताला लगाकर बाहर निकल गया। लॉन में उस घड़ी बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें अधिकतर संख्या ऐसे लोगों की थी जो परिवार सहित गुलमर्ग की हंसी वादियों का आनंद लेने के लिए वहां पहुंचे थे। उनसे इतर नौजवानों के 2-3 ग्रुप भी दिखाई दे रहे थे, जिनमें युवक और युवतियों की संख्या समान जान पड़ती थी। बाईं तरफ निगाह गई तो वहां मौजूद बेंच पर टखनों तक पहुंचता ओवरकोट पहने एक खूबसूरत युवती अकेली बैठी दिखाई दी। मुश्किल से 24-25 साल की वह लड़की खूब गोरी चिट्टी थी। आंखें बड्ढी और होंठ थोड़े मोटे थे, जिन पर वह ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाए हुए थी। बाल बढ़े ही स्टाइलिश ढंग से कटे थे, जो कि उसके चेहरे से बस जरा ही नीचे पहुंच रहे थे। उनकी रंगत स्याह काली न होकर थोड़ा भूरापन लिए हुए थी, जो कि उसके अंडाकार चेहरे और ललिमा लिए हुए गोरे रंग पर खूब फब रहे थे। भरपूर निगाह उस पर डालने के बाद पार्थ उसके करीब पहुंचा और बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गया। आहट पाकर युवती ने बस एक क्षण को नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर अपनी निगाहें हाथ में थमे मोबाइल पर टिका दी। दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। तत्पश्चात वह दोनों के बीच की खामोशी भंग करता हुआ बोला, एक्सक्यूज मी मिस। युवती ने सप्रयास मोबाइल से निगाहें हटाकर उसकी तरफ देखा। आपने मुझसे कहा? जी हां, कहिए, मैं यहां सिगरेट पी सकता हूं? मना करूंगी तो मान जाएंगे? बेशक मान जाऊंगा यहां पीने से, लेकिन सुट्टा तो लगाना ही पड़ेगा, भले ही कहीं और जाकर लगाऊं। अरे इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? आप शौक से अपने अरमान पूरे कीजिए, मैं ही कहीं और जाकर बैठ जाती हूं। आप जैसे लोगों का ख्याल तो रखना ही पड़ देता है ना। रहने दीजिए, पार्थ हड्ड-बिद्धा कर बोला। मैं इंतजार कर लूंगा। कहकर वह क्षण भर को खामोश हुआ, फिर बोला, आप लोकल हैं शायद। कमाल है, आपको भी खबर लग गई। आपका मतलब है? पार्थ हड्ड-बिद्धाया। कोई ये बात मुझसे पहले भांप चुका है? हां भाई, जिधर भी जाती हूं लोग यही पूछ बैठते हैं। यहां तक कि मेरे मां बाप भी अक्सर ऐसा सवाल कर लेते हैं। अब जो बात सबको मालूम पड़ चुकी है, उससे मेरे पेरेंट्स भला कैसे नावाकिफ रह सकते हैं? तो जवाब दिया आपने, किस बात का? यही कि आप लोकल हैं या नहीं? नहीं भाई, इतने बड्ढे राज की बात भला मैं अपने पेरेंट्स के सामने कैसे कबूल कर सकती हूं? यह भी सही कहा आपने। पार्थ को उसके व्यंग्य बाणों में मजा आने लगा। भला यह भी कोई बात हुई कि आप सामने वाले के सवाल का जवाब यूं ही दे बैठे, जबकि पूरे भारत में शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त निकलवाने का रिवाज है। सुनकर युवती हौले से हंस दी। तो मैं बुलाऊं किसी को? किसको? पंडित को, जो कि कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दे, जिसमें आप मुझे ये खुफिया जानकारी दे सकें कि आप लोकल हैं या नहीं। वेरी स्मार्ट, वह मुंह बिचकाकर बोली। नहीं, मैं इधर की नहीं हूं, मेरा घर श्रीनगर में है। और कुछ जानना चाहते हैं? इधर घूमने आई हैं? आपको क्या लगता है यही कि घूमने नहीं आई हैं? आई होती तो अकेले नहीं होती। किसने कहा कि मैं अकेली हूं? मेरा बॉयफ्रेंड अभी थोड़ी देर पहले तक यहीं था, अभी एलओसी की तरफ गया है। फौजी है। नहीं, हुआ यह कि यहां पहुंचकर वह मुझे प्रपोज कर बैठा। तब मैंने साफ कह दिया कि अगर वह बॉर्डर पर जाकर किसी पाकिस्तानी सिपाही का सिर काट कर ले आए तो मैं उससे शादी कर लूंगी। ओह, तो आप उसकी वापसी का इंतजार कर रही हैं? नहीं, उसकी खबर मिलने का इंतजार कर रही हूं, ताकि कोई दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढना शुरू करूं। कहकर उसने एकदम से पार्थ की आंखों में देखा। बाय द वे, आप सिंगल हैं? हूं तो सही, लेकिन सॉरी, मैं आपके लिए किसी पाकिस्तानी सिपाही का सिर कलम करने नहीं जाने वाला। सुनकर युवती जोर से खिलखिला उठी, फिर हंसी को ब्रेक लगाती हुई बोली, मेरा नाम अंजलि धार है, रहने वाली मैं सचमुच श्रीनगर की ही हूं। मैं पार्थ सान्याल, दिल्ली से। आपसे मिलकर खुशी हुई। करते क्या हैं मिस्टर पार्थ? वही जो इस वक्त कर रहा हूं। क्या? हसीन बला की हसीन, एक लड़की से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश। गलत जगह ट्राई कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, तीर हमेशा निशाने पर ही नहीं लगा करते। असफलता के डर से हार मानकर बैठ जाऊंगा तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो तो मुझसे जान पहचान बढ़ाकर भी नहीं चलने वाली। कहती हुई वह एकदम से उठ खड़ी हुई। गुड बाय मिस्टर, आखिरी फिक्रा बोलकर वह एकदम से बाईं तरफ को घूमी और तेज कदमों से बिना मुद्दकर पीछे देखे
आगे बढ़ती चली गई। पार्थ उसकी इस हरकत पर एकदम से हैरान रह गया। उसने जाना ही था तो इत्मीनान से जा सकती थी। यूं एकदम से हड्डबडाहट का प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? वह क्या जबरन उसे वहां बैठा लेता? तभी उसकी निगाह दाईं तरफ को गई तो एक नया ख्याल उसके जहन में उमड़ने लगा। उस तरफ कुछ अलग अलग लोग अपने कॉटेज की तरफ बढ़ाते दिखाई दे रहे थे। उन्हीं में से 3 लोग खास तौर से उसकी निगाहों का मरकज बने, जिनमें से एक ने लंबा ओवरकोट पहन रखा था, जबकि बाकी दोनों बेहद मामूली कपड़ों में उसके साथ आगे बढ़ रहे थे। पार्थ की निगाहों ने कॉटेज में घुसने तक उनका पीछा किया। तीनों वहां के 14 नंबर कॉटेज में पहुंचे। ओवरकोट वाले ने दरवाजा खोला, फिर तीनों भीतर दाखिल हो गए। फिर एक ने पलटकर दरवाजा बंद किया तो पार्थ को उसकी सूरत दिखाई दी। वह झबरेले बालों वाला, करीब 5.5 फीट की हाइट का गोरा चिट्टा युवक था, जिसके माथे पर बैंडेज लगी हुई थी। लड्डकी के वहां से जाने की सैकड़ों वजहें हो सकती थीं, मगर जिस तरह की हड्डबद्धी उसने दिखाई थी, उसके मद्देनजर पार्थ को उस वक्त यही लगा कि अंजलि धार ने वहां किसी ऐसे शख्स को देख लिया था जिसके सामने आने से वह बचना चाहती थी। ऐसा कोई शख्स वह भी हो सकता था जो अभी अभी 2 आदमियों के साथ 14 नंबर के कॉटेज में दाखिल हुआ था। मुझे क्या? सोचते हुए उसने एक निगाह इधर उधर डाली और कहीं भी नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा न देखकर एक सिगरेट सुलगाया और हौले हौले कश लगाता हुआ वक्त गुजारने लगा। आखिरकार 3:45 बजे के करीब वह अपने कॉटेज में पहुंचा और दरवाजा खुला, किंतु चौखट के साथ लगाकर सोफे पर जा बैठा। अब उसे अनिल राजदान नाम के अपने क्लाइंट का इंतजार था, जिसके आने का वक्त बस हो ही चला था। इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाने की क्या हुआ था आखिर रिजॉर्ट में। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ।